गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक फूड वेब। इंट्रोडक्शन ऑफ फूड वेब। फूड वेब का परिचय कि फूड वेब क्या होता है, किसे फूड वेब कहते हैं, किसे खाद्य जाल कहते हैं। तो किसी भी अगर इकोसिस्टम की अपन बात करें तो हर इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन्स पाई जाती हैं। इकोसिस्टम फूड चेन्स किसे कहते हैं, फूड चेन खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं कि एनर्जी का जो फ्लो होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में और दूसरे ट्रॉफिक लेवल से तीसरे ट्रॉफिक लेवल में। जैसे कि सनलाइट से एनर्जी प्रोड्यूसर्स में आती है, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर में जाती है और हर्बीवोर को कार्निवोर कंज्यूम कर लेते हैं। फिर कार्निवोर में फर्स्ट सेकंड थर्ड या अल्टीमेटली वो टॉप कंज्यूमर्स तक एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए वो उनको कंज्यूम कर लेते हैं और एनर्जी टॉप कंज्यूमर तक पहुंच जाती है। और उनका डिके होने के बाद या उनको जब डेथ हो जाती है उसके बाद वो उसमें वापस से एनवायरनमेंट में जो भी एनर्जी है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर के रूप में केमिकल एनर्जी है, वो वापस से एनवायरनमेंट में मिल जाती है। इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है। और ये जो फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी से तीसरी में जो एनर्जी का फ्लो होता है, जो फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए एनिमल एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे का खाना बनते हैं, तो ये जो चेन बन जाती है इसे फूड चेन कहते हैं। और एक इकोसिस्टम में सिर्फ कोई एक ही फूड चेन नहीं पाई जाती है, बहुत सारी फूड चेन्स एक ही इकोसिस्टम में पाई जाती है, मल्टीपल ऑफ फूड चेन्स पाई जाती हैं। और ये सभी फूड चेन्स इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, ये सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। और क्यों नहीं होती हैं इंडिपेंडेंट? क्योंकि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फूड सोर्स ही नहीं होता है कि वो एक ही टाइप का खाना नहीं खाता है, वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ फूड लेता है, मल्टीपल टाइप ऑफ उसके फूड सोर्सेज होते हैं। और इसलिए वो जो भी फूड चेन्स हैं वो सीधी और सिंगल ना होकर के एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। और ये जो इंटरलिंक होने से जो एक संरचना बन जाती है फूड चेन्स की, इंटरलिंक होने की, इंटरलॉक होने की, यही इंटरकनेक्शन, इनका इंटर रिलेशनशिप और ये जो एक संरचना बन जाती है, इसे ही अपन फूड वेब कहते हैं। अब अपन एक डायग्राम से देखते हैं फूड वेब को कि फूड वेब कैसे होता है। देखो, ये एक फॉरेस्ट, ये एक कोई इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है। और इसमें सबसे पहले ये प्रोड्यूसर्स जो कि सन से अपनी एनर्जी का जो एक सोर्स है वो सन है और उससे एनर्जी को लेकर के केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इससे जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई इसके ऊपर डिपेंडेंट जो एनिमल्स हैं वो रैबिट भी है, वो डियर भी है और वो चूहा भी है। ये सब इसको खाते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर हैं और इनको हर्बीवोरस भी कहते हैं। ये हर्बीवोर्स हैं सब के सब। अब आगे अपन देखें तो फूड चेन्स तो सीधी चलती हैं। जैसे कि पहली फूड चेन की अगर अपन बात करें तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, इसको रैट ने खाया, रैट को कैट खा लेगी और कैट को लॉयन खा लेगा। ये एक सिंपल फूड चेन बन गई। लेकिन सिर्फ रैट को कैट खा रही है, लेकिन कैट को सिर्फ लॉयन ही नहीं खाएगा, कैट को और भी बहुत सारे एनिमल्स खा सकते हैं और रैट औरों का भी खाना बन सकती है। तो एक फूड चेन तो ये बन गई। दूसरी फूड चेन की अगर अपन बात करें तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उसको रैट ने खाया, रैट को डॉग खा गया और डॉग को लॉयन खा गया, दूसरी फूड चेन बन गई। तीसरी फूड चेन की अगर अपन बात करें तो इसको रैबिट ने खाया, प्रोड्यूसर्स को यहाँ से खाना लिया, और रैबिट को डॉग ने खाया, डॉग को लॉयन ने खाया, तीसरी बन गई। चौथी, रैबिट को सिर्फ
डॉग ही नहीं अपना खाना बनाएगा, रैबिट कैट का भी खाना बन जाएगा और कैट को लॉयन खा लेगा क्योंकि ये टॉप कंज्यूमर है। और इसी तरह से जो डियर है उसको डॉग खा लेगा और डॉग को लॉयन खा लेगा। तो अब अपन ने यहाँ पे देखा कि एक एनिमल का खाना सिर्फ एक एनिमल का फूड का जो सोर्स है वो सिंगल नहीं है, और एक एनिमल सिर्फ एक दूसरे कंज्यूमर के द्वारा ही कंज्यूम नहीं किया जा रहा, उसके कंज्यूमर्स भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स का वो फूड बनता है। इसलिए जो फूड चेन्स हैं वो सीधी और इंडिपेंडेंट ना हो करके इस तरह से इंटरकनेक्टेड होती हैं और एक जाल का निर्माण कर लेती हैं फूड चेन्स। इसे ही अपन कहते हैं फूड वेब, खाद्य जाल। अगर अपन दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो इसमें अपन देखते हैं कि ये भी एक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है और इसमें अपन देखते हैं वही प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद अपना प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट रहने वाले रैबिट है, माउस है, और माउस को खाने वाले, जैसे कि ये माउस है, इसने खाना यहाँ से लिया, अब इसकी एक फूड चेन तो ये बन जाएगी कि माउस बनेगा स्नेक का फूड और स्नेक को अल्टीमेटली काइट खा लेगी। और दूसरा जो इसकी फूड चेन बनेगी कि जो चूहा है उसको उल्लू खा लेगा सीधा, और उल्लू स्नेक को भी खा लेगा और उसको अल्टीमेटली काइट खा लेगी। इस तरह से ये दूसरी फूड चेन बन गई। अब अपन अगर बात करें कि इसमें और इसके प्रोड्यूसर्स को खाने वाले कि रैबिट, अब रैबिट को कैट खा लेती है और कैट को लॉइन खा लेता है, और रैबिट को सीधा जैकल भी खा लेता है और उसको फिर लॉइन खा लेता है, और इसको डॉग खा लेता है, रैबिट को डॉग भी खा लेता है और डॉग को फिर लॉइन खा लेता है, रैबिट को कैट खा लेती है, कैट को डॉग खा लेता है, डॉग को लॉइन खा लेता है। इस तरह से ये जो फूड चेन्स हैं किसी भी इकोसिस्टम की अगर अपन बात करें तो फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड, इंटरलॉक्ड और गुंथी हुई अवस्था में रहती हैं। इंडिपेंडेंट फूड चेन्स किसी भी इकोसिस्टम में नहीं पाई जाती हैं, इसलिए ये जो संरचना बन जाती है इकोसिस्टम में फूड चेन्स की, इसे ही अपन फूड वेब कहते हैं। अब अपन देखते हैं इम्पोर्टेंस और एंड की पॉइंट्स ऑफ फूड वेब। फूड वेब के बारे में जो की पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ये अपन देखते हैं। सबसे पहला तो जो फूड वेब होती हैं उसे अपन इस तरह भी कह सकते हैं कि वो ईट्स होम, किसको कौन खाएगा ये जो डिस्क्राइब करता है, जो एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम, कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप, किसी भी इकोसिस्टम में कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप यदि वो ईट्स होम डायग्राम द्वारा प्रदर्शित की जाती है, डिस्क्राइब की जाती है, उसे अपन फूड वेब कहते हैं। इसके बाद है जो कंसेप्ट ऑफ फूड वेब है ये दिया गया चार्ल्स एल्टन के द्वारा, जिन्होंने 1927 में अपनी बुक एनिमल इकोलॉजी में कंसेप्ट ऑफ फूड वेब, खाद्य जाल के कंसेप्ट को बताया। चार्ल्स एल्टन ने 1927 में। और जो फूड वेब्स होते हैं इसमें एक एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए किसी इकोसिस्टम में किस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, इस चीज़ को फूड वेब के द्वारा बताया जाता है। और किसी भी एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम में कुछ पोल्यूटेंट्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस बढ़ जाते हैं,
टॉक्सिक सब्सटेंसेस बढ़ जाते हैं, उसे अपन POP परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट कहते हैं, जो कि स्पीसीज पर इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में पाई जाने वाली स्पीसीज पे इन POPs का, जिन्हें अपन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो यदि किसी इकोसिस्टम में बढ़ जाते हैं तो उस इकोसिस्टम में पाई जाने वाली स्पीसीज पे उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। स्पीसीज की नंबर्स पे, स्पीसीज में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी पे फ़र्क पड़ता है, जो कि अपन को एकदम से देखने को मिलता है। ये भी जब अपन फूड वेब की स्टडी करते हैं तो अपन को पता चलता है। तो फूड वेब से अपन को ये एक इंडिकेटर के रूप में भी काम करते हैं, एनवायरमेंटल इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं एनिमल्स। और जब फूड वेब को अपन देखते हैं तो अपन को इनके बारे में पता चल जाता है कि इनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि जो फूड वेब है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है। और जब अपन फूड वेब्स को एनालाइज करते हैं तो अपन ये चीज़ भी पता चल जाती है कि कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इकोसिस्टम में बायो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन होते रहते हैं। तो ये बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, जैव संग्रहण और जैव वर्धन, ये चीज़ें भी हार्मफुल सब्सटेंसेस का जो होता है, ये भी अपने फूड वेब की वजह से अपन को पता चल जाता है। और फिर अपन इनको रोकने के लिए जो भी अपन कर सकते हैं, जो भी उपाय काम में ले सकते हैं, उनका अपन उपयोग कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को अपन बचा सकते हैं। और फूड वेब एक इम्पोर्टेंट टूल है, फूड वेब एक इम्पोर्टेंट टूल है जो ये एक तो जो स्पीसीज होती है किसी इकोसिस्टम या कम्युनिटी में, उसकी फीडिंग रिलेशनशिप शो करता है। दूसरी चीज़, जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन को पता चलता है, वो समझ में आती है। और एनर्जी ट्रांसफ़र का जो डायनामिक्स है वो भी इकोसिस्टम में किस तरह से हो रहा है, ये भी फूड वेब को देखने से तुरंत अपन को समझ में आ जाता है। इसके द्वारा, फूड वेब के द्वारा ये चीज़ें बताई जाती हैं, ये चीज़ें पता चलती हैं। इसके अलावा जो फूड वेब है वो किसी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को भी डिसाइड करता है, और स्टेबिलिटी फूड वेब पे डिपेंडेंट होती है किसी इकोसिस्टम की, क्योंकि जो जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेब, जितनी इंटरलिंक्ड, इंटरलॉक्ड फूड चेन्स किसी इकोसिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाएंगी, इंटरलॉक्ड फूड चेन्स, और फूड वेब बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, वो इकोसिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल्स हैं, वो उनका फूड सोर्स बहुत टाइप का होगा, फूड सोर्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा होगी, फूड सोर्स की वैरायटी ज़्यादा होगी, तो वो फूड के लिए डिपेंडेंट जो उनके फूड सोर्स होंगे, यदि एक फूड सोर्स ख़त्म भी हो जाता है तो फिर वो दूसरे फूड सोर्स हैं जिनकी वजह से सर्वाइव करते जाएंगे। इस तरह से जो स्टेबिलिटी है उस इकोसिस्टम की बनी रहेगी। तो जितना कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेब पाया जाएगा किसी इकोसिस्टम में, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और लास्टली, जो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है वो उसमें डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल उतनी ही ज़्यादा होती है। और कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम का मतलब है कि उसमें कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स पाए जाते हैं, बहुत इंटरलॉक्ड, गुंथे हुए फूड वेब्स पाए जाते हैं। तो उनमें डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल उतनी होगी, क्योंकि एनिमल्स ही एक दूसरे का खाना होते हैं, और जितने ज़्यादा टाइप के एनिमल्स होंगे उतने ही ज़्यादा फूड सोर्सेज उस इकोसिस्टम में रहने वाले अलग अलग ट्रॉफिक लेवल के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बढ़ जाएंगे। इस तरह से वो जो इकोसिस्टम है, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होगा फूड वेब्स की वजह से, उसमें डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा होगी। आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।